आप देख रहे हैं जी सलाम। मैं हूं इमरान खान। 8 बजने जा रहे हैं और हमारा बेहद खास ये शो होता है डिबेट शो। आज का मुद्दा तो सभी तरफ से अब जोड़ तोड़ शुरू हो चुकी है, सोचना समझना शुरू हो चुका है और सब तरफ निगाहें डाली जा रही हैं। आपने देख लिया, चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि इस देश को नया प्रधानमंत्री 23 तारीख के बाद मिल सकता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी मीडिया पर साफ साफ कहते हैं कि वो लेने जा रहे हैं शपथ, आप तैयारी कीजिए। तो बहुत दिलचस्प होगा, 23 तारीख को हिंदुस्तान नतीजे देगा। लेकिन उससे पहले जरा चर्चा हो जाए। मेरे साथ बहुत खास लोग मौजूद हैं, आइए उनसे मैं आपका तारुफ करा दूं, आपका तारुफ उनसे करा दूं। मेरे साथ विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, अक्सर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहते हैं और बहुत अच्छी तरह से अपने पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं, बहुत एग्रेसिव अंदाज में। राघवेंद्र दुबे जी मेरे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। सर आपका भी स्वागत है, अक्सर आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, आपका आज भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलरेज शेख साहब को भी मैंने अपने साथ जोड़ा है, भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमान हैं, लीडर हैं और अक्सर अपनी पार्टी का मौक़िफ़ रखते हैं। संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं, आरएसएस की पृष्ठभूमि से आप आते हैं। डॉक्टर सीमा सिंह सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में तशरीफ फरमाएं। आइए आगाज करते हैं और सबसे पहले मैं जरा चलना चाहूंगा विजय कौशिक जी के पास। विजय कौशिक जी, कांग्रेस 400 से भी ज्यादा सीटों पर लड़ रही है, लेकिन आपकी ही नेत्री प्रियंका गांधी वाड्रा कह चुकी हैं कि हम तो वोट कटुआ हैं, वोट काट रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को भी इस बात का तो ढंग से एहसास है कि आप अपने दम पर तो सरकार बनाने से रहे, लेकिन आप लड़ रहे हैं सब जगह, ये ठीक है, लेकिन आपको भी किसी मिलीजुली सरकार का हिस्सा होना पड़ेगा, किसी तरह साथ आना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है जिसको लेकर के अब चंद्रबाबू नायडू जी ने राहुल गांधी से मुलाकात करके कवायद शुरू कर दी है और सब तरफ ये कोशिश हो रही है। हम इसको क्या माने? मतलब अभी आप लोगों ने 2 मरहले पहले होने से पहले ये मान लिया है कि मतलब बाबू अपना काम तो होने वाला है नहीं, अब आगे के रास्ते खोजो। देखिए, ऐसी बात नहीं है। सबसे पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, प्रियंका गांधी जी ने कभी ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा कि हमारे अधिकांश कैंडिडेट उत्तर प्रदेश में भारी बहुमत से जीत रहे हैं और कहीं किसी कारणवश कहीं फाइट है जहां कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने, उन परिस्थितियों में कांग्रेस प्रत्याशी भाजपा प्रत्याशियों का सुपड़ा साफ कर देंगे निश्चित तौर पर। तो उन्होंने तो बड़ा स्पष्ट कहा था। जहां तक बात 21 दलों के इकट्ठे होने की है, आप देखिए जो मोदी जी का कुनबा है उसके कुनबे में कौन कौन से दल हैं। गठबंधन की राजनीति का दौर कोई आज से नहीं चल रहा, काफी समय हो गया इसमें। आप ये देखिए पिछले 5 सालों में जो इनके सहयोगी दल हैं, शिवसेना इनके खिलाफ रही मोदी जी के, यहाँ तक कि उत्तर भारतीयों के साथ मारपीट की गई महाराष्ट्र में, तब भी मोदी जी कुछ नहीं बोले और शिवसेना हमेशा से इनका विरोध करती रही, इनके ऊपर व्यक्तित्ववाद के आरोप लगाती रही, तमाम तरह के मुद्दे हैं। अब आप ये सोचिए कि कांग्रेस को आखिर सहयोगियों की जरूरत क्यों है? कांग्रेस कभी अपने स्वार्थ की राजनीति नहीं करती। आपको याद होना चाहिए कि जब देश हित की बात थी तो चाणक्य ने देश के सभी राजाओं को एकजुट करने का प्रयास किया कि भी अगर देश को कौन है चाणक्य? राहुल गांधी है क्या? देखिए, राहुल गांधी जी तो चाणक्य की भूमिका में है ही है। हाँ, तो फिर चाणक्य को सत्ता नहीं मिली थी, चाणक्य कभी राजा नहीं बना। देखिए, ये बात ख्याल रखिएगा। अगर आप उन्हें चाणक्य कह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, मैं इस बात का जवाब दे देता हूं। ये घोर कलयुग है और इस परिस्थिति में जिसके पास बुद्धि होगी राजा वही बनेगा। आप देखिए, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते थे, उसके बावजूद उन्हीं के नेतृत्व में हम राजस्थान जीते, मध्य प्रदेश जीते, हम अपना छत्तीसगढ़ जीते। तो ये जो राहुल गांधी जी की जो छवि है पूरे देश में, उनके कामों के कारण जो छवि बन रही है, निश्चित तौर पर उस छवि के दम पर कांग्रेस सत्ता में लौटेगी। जैसे उन्होंने न्याय स्कीम का जिक्र किया कि गरीबी पर वार 72,000, उन्होंने देश के इकोनॉमिक सिस्टम को समझा और उन्होंने कभी व्यक्तित्ववाद की बात नहीं की। देखिए, उन्होंने हमेशा ये कहा कि मैं हमेशा लोगों से सीखता हूं, जनता से सीखता हूं, लोगों से सलाह मशवरा करता हूं योजनाओं को लेकर, जबकि मोदी जी क्या कहते हैं कि सारी योजनाएं खुद बनाते हैं। विजय जी, राहुल गांधी जी के बारे में आज मैं आपसे नहीं जाना चाह रहा हूं, मैं जानना चाह रहा हूं, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, मैं उनकी इज्जत करता हूं, बड़े लीडर हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि कांग्रेस का किरदार क्या होगा, कहां होगा, अगर ये कुछ तैयारियां चल रही हैं और खुद राहुल गांधी जी से मुलाकात करके चंद्रबाबू नायडू आगे की कवायद कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी भी तो सहमति होगी, कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी। देखिए, तो इसका मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूं कि कांग्रेस का क्या रणनीति हो सकती है आगे आने वाली? कांग्रेस की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हम अपने दम पर सत्ता में आएंगे और अगर कहीं कोई हमें लगता है कि कहीं थोड़ी बहुत कमी रह सकती है तो उसके लिए हम ये गठबंधन के सहयोगियों के साथ अपना तालमेल कर रहे हैं ताकि वो सब एक नाम पर सहमत हो सकें। सभी जो हमारे सहयोगी दल हैं वो राहुल गांधी जी
के नाम पर धीरे धीरे सहमत हो रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी जी की योग्यता को वो पहचान चुके हैं कि उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर सकता है। गुलरेज शेख कुछ कहना चाह रहे व्यक्ति हैं, है डॉक्टर गुलरेज शेख को सुन लेते हैं। राहुल गांधी जी आपकी बातों पर कुछ कहना चाह रहे हैं। जी मैं अपेक्षा करता हूं मुझे भी इतना ही समय मिलेगा जितना मेरे मित्र को मिला। पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय महासचिव राम माधव जी के विषय में आपने कहा, तो उन्होंने ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया था उसमें उन्होंने कहा था, पहली लाइन ये कही थी कि भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के ऊपर ही जो मैजिकल नंबर है बहुमत का वो टेस्ट कर लेगी, और अगर कुछ होता भी है तो जो हमारा एनडीए का गठबंधन है वो आराम से निकाल लेगा, जो मैजिकल नंबर तक आराम से पहुंच जाएगा। ये तो उन्होंने कहा था, उनकी बात है। जहां तक कि हमारी बात है, मैं आपको कह सकता हूं कि 300 प्लस लगभग सीटें भाजपा अकेली होगी और 350। और अगर एनडीए 240 पर सिमट गया डॉक्टर गुलरेज शेख साहब, तो जरा मैं ऑप्शन पर बात कर रहा हूं। देखिए आपके दावे, इनके दावे, वो तो अभी काल के गाल में है, वो तो अभी वक्त के मैं शायद गलत मुहावरा बोल गया, वो वक्त के हाथ में है, वो अभी वक्त के हाथ में। देखिए गुलरेज शेख जी, मैं वो नहीं कह रहा हूं, आपको भी शुभकामनाएं, इनको भी मुबारकबाद, अच्छे से अच्छी सीटें लाएं। मैं ये पूछ रहा हूं, अगर एनडीए 240 पर सिमट गया सर, तो ऑप्शन क्या है, क्या सोच सकते हैं, कैसे बढ़ेंगे, ये बातें हो रही हैं आज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कौन कमजोर है कौन मजबूत है। हाइपोथेटिकल बात है, मैं थोड़ा समझ दें, सब बातों पे आऊंगा। ये पहली बात तो ये हाइपोथेटिकल बात है। जहां तक कि ये लोग बैठक करने की बात कर रहे हैं विपक्षी दल, तो हुआ ये है इमरान भाई की जो 5 फेसेस हुए हैं, नहीं इसलिए ना कि इन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी। गुलरेज शेख जी देखिए, आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, आप अपने कॉन्फिडेंस में रहिए, लेकिन इन्होंने तो तैयारी शुरू कर दी। ये कुछ प्रैक्टिकल है ना, व्यवहारिक है। मैं व्यवहारिक बात और राजनीतिक बात पर ही आ रहा हूं कि देखिए इन लोगों का बहुत ज्यादा क्षति हुई है पिछले 5 चरण के मतदान में, और ये लोग समझ गए इस चीज को। तो अब जो 2 चरण बचे हैं उसमें किसी तरह से अपने कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट अप करना और कहीं ना कहीं जनता को ये विश्वास दिलाना कि हम जीत रहे हैं, इसलिए ये सब प्रसंग रचे जा रहे हैं। तीसरी चीज देखिए, अभी आपने चंद्रबाबू नायडू जी का वक्तव्य चलाया था, तो उसमें उन्होंने 2 कैंडिडेट्स को आउट कर दिया जो कि खुद पीएम बनने की रेस में है, अपने आप को मानती हैं। उन्होंने क्या कहा कि वी स्पॉट आउट हु इज द बेस्ट मैन। तो बेस्ट मैन के अंदर देखिए, कोई भी राजनेता जो होता है तो एक एक शब्द चयन करके बोलता है, उस मतलब होते हैं बहुत सारे। बेस्ट मैन बोलने का अर्थ ये है कि मायावती को और दीदी को तो उन्होंने ठोक कर दिया पहले ही, तो यहाँ तो खूब झगड़े होने हैं। फिर उसके बाद अभी हमारे मित्र ने क्या कहा, जो कांग्रेस से बैठे हुए हैं, उन्होंने ये कहा कि हम अपने बल पर ले आएंगे बहुमत और जरूरत पड़ी तो हमारे सहयोगियों को लेंगे साथ में, जबकि 3 दिन पहले ही कमलनाथ जी ने ये कहा है कि 130 सीटें कांग्रेस लेके आएगी लगभग। तो देखिए इन लोगों की बात यही पटाक्षेप हो रही है कि कहां झूठ बोला जा रहा है, कहां स्वान रखा जा रहा है। तो ये जो आपस में मिलने की ये चुन चल रही है ना कि हम इलेक्शन के जस्ट बाद ही मिल लेंगे, नतीजों के पहले मिल लेंगे, ये केवल अपने कार्यकर्ता का मोरल बूस्ट अप करने का प्रयास है। क्योंकि ठीक है, आ रहा हूं गुलरेज जी, अब आपके पास आ रहा हूं। मैंने आपको सुना। राघवेंद्र जी देखिए, आप लोग जो हैं, जो विपक्ष है, आप हो लोग, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में, दूसरे भी सब अपने अपने इलाके के सूरमा हैं, इकट्ठा तो सबको होना पड़ेगा अगर किसी तरह की कंडीशन बनती है। तो जो गुलरेज जी इल्जाम लगा रहे हैं उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं? अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए आप लोगों की सारी कवायद है, क्योंकि आप लोगों को समझ में आ गया है कि अभी भी बीजेपी और एनडीए की आंधी या मोदी नाम की आंधी के आगे आप नहीं टिकने वाले। देखिए, आंधी या तूफान विध्वंसकारी होता है और कोई नहीं चाहता कि आंधी और तूफान और सुनामी चले, जिससे कि तो फिर इतनी एक दूसरे की बैसाखियां लेने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और पड़ेगी। आप क्या उत्तर प्रदेश की अगर 80 सीटें जीत सरकार बना लेंगे? इमरान जी, पहले अब आपका क्वेश्चन हो गया तो मैं जवाब दे दूं। एक बार में क्वेश्चन कर लीजिए। इतनी वो देखिए, दिक्कत क्या है कि कोई जवाब देने के जब चलते हैं तो दूसरी बात में भटका दिया या तीसरे में। हमें क्यों जरूरत है? एक तो हम तो 3 लोग, केवल 3 पार्टियां आई है ना साथ में, और ये तो 38 पार्टियों के साथ हैं। तो बैसाखी किसकी है? महामिलावट किस समय है?
और अगर प्रधानमंत्री में इतना ही दम है, जो ये लोग हमेशा दम में भरते हैं कि नहीं प्रधानमंत्री अकेले चले, भाई अकेले कहां, आप गिड़गिड़ाते हैं शिवसेना के और नाक रगड़ के 5 साल वो गाली देते हैं और कहते हैं राफेल में प्रधानमंत्री चोरी, सामना में लिखते हैं, लेकिन फिर उसके बाद गलबैयां उनसे हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? इसीलिए हो जाती हैं कि इनका इन्हें और नौने ठोर, दोनों को कोई ठिकाना नहीं है, फिर मिल गए। जिनका डीएनए खराब बताते हैं पीएम। अभी नीतीश देखिए कुमार अभी का, राघवन जी आपने अभी सुना ना, जी मीडिया पर खुद पीएम कह रहे हैं कि ये सब फालतू की बातें हैं, 300 हम खुद ही लेकर आ जाएंगे, आप शपथ की तैयारी कीजिए। एकदम उन्होंने कट टू कट बता दिया कि क्या क्या होने वाला है। अभी 9 बजे हम सुनाएंगे। पीएम की बात इसलिए नहीं माननी चाहिए कि वही है जो मतलब झूठ फैलाने में माहिर है, नंबर 1 है। 2014 में जो वादे किए थे वो तो कोई पूरे कर नहीं पाए। अब राजीव गांधी पे बात कर रहे हैं। आज एक और बात उन्होंने करी कि INS पे वो पूरे परिवार के साथ वहां छुट्टी मनाने गए थे, वो बात झूठ निकल गई। एडमिरल रामदास और उनकी पूरी टीम ने एक पत्र ही जारी कर दिया पूर्व सेना अधिकारियों ने कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो प्रधानमंत्री अगर झूठ बोल रहे हैं, उनके झूठ का पर्दाफाश हो गया तो बीजेपी को माफी मांगनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो पार्टी है जिसके पास कोई मुद्दा नहीं बचा। प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोल रहे हैं और ये झूठ बोलने का मतलब क्या है? पता है कि उनकी नाव अब भंवर में फंस गई और डूबने वाली है। और ये मुद्दे 2014 के कहां चले गए? क्यों नहीं कहते हाथ उठाकर के अच्छे दिन, राघवन जी अच्छे दिन सुनिए ना, मैं आप लोगों की तैयारियों की बात कर रहा हूँ। मैं ये बात कर रहा हूँ कि देखिए आप लोगों का तो घोषित दिख रहा है ना, आप लोगों का तो दिख रहा है कि भाई हम लोग ऐसे जुटेंगे, हम ऐसी बैठक करेंगे, ये है ना। तो ये मुझे बताइए कि उसकी कवायद क्या है। और मेरा सवाल आपसे इस रूप में है कि आपके अखिलेश यादव जी एक बड़ा चेहरा है, आप मायावती जी के साथ लड़ रहे हैं, वो अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, इधर ममता दीदी एक बड़ा चेहरा है। तो कितनी जबरदस्त जो है खींचतान मचेगी अगर किसी एक नाम को चुनना होगा जब आप लोग बैठेंगे। ये इतना आसान है क्या? ना तो मीडिया के मीडिया की बात में पढ़ रहे हैं ना हम पढ़ रहे हैं बीजेपी के। हमारा सीधा लक्ष्य है कि बीजेपी को सबसे पहले हम जहां उत्तर प्रदेश में हमारी शक्ति है, बीजेपी का यहां से हम सफाया करने जा रहे हैं। और ये बात पक्की और इनको पता भी है कि किस तरीके से इनके बड़े बड़े विकेट गिरने वाले हैं। और उसी चिंता में, उसी में आप देख नहीं प्रधानमंत्री कितने बार पसीना पहुंचते हैं। कौन होगा चेहरा? मुझे कोई एक चेहरा तो बताइए ना सर। बैठेंगे तो भारत का प्रधानमंत्री भी तो चुनना पड़ेगा ना, बैठ के ऊपर भी तय करना पड़ेगा ना कि किसको बनाएंगे। चाहे मायावती जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, ये दूसरे नेता हो, किसी की डिग्री। अभी विजय कौशिक जी कह रहे थे कि राहुल गांधी जी, अभी विजय कौशिक जी कह रहे थे कि राहुल जी की क़यादत पर सब तैयार है, राहुल गांधी जी ही है चेहरा। इमरान जी, और आप अपने लीडरों का नाम ये यहाँ पे बातें आप बात को घुमाइए मत। देखिए हमारे यहाँ सारे लोग पढ़े लिखे हैं। अखिलेश जी बहुत पढ़े लिखे हैं, बाहर से पढ़ के आए हैं। मायावती जी पढ़ी लिखी हैं। तो गठबंधन में तो कोई भी आएगा तो प्रधानमंत्री का संभाल सकता है। लेकिन इनसे पूछना चाहते हैं जो पहले ग्रेजुएट थे वो बाद में इंटर हो गए, विकास मंत्री बन गए, प्रधानमंत्री जी की डिग्री का ही पता नहीं है। तो ये वो लोग हैं, इनके दिलेर जहां 2017 बात नहीं कर रहे, आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे, 2019 में इंटर हो भी गए, आप चुनावी रैली की बात कर रहे हैं, आप प्रैक्टिकल बात नहीं कर रहे। मैंने तो आपसे वो चीज पूछा कि भाई कौन ज्यादा वजनदार लगता है, इस पर भी तो बहस होगी। अगर आप 21 तारीख 22 तारीख को आपके लोग बैठेंगे तो अगर आपको ऐसा लगता है कि इस बार लहर हमारे पक्ष में है या कुछ चीजें हमारे फेवर में आ सकती है, तो ये एक बड़ा मुश्किल वाला कारोबार होगा सर, क्योंकि आप लोगों का कोई बहुत प्री पोल अलायंस तो है नहीं, सारी चीजें उस पे आपकी बात बनी नहीं। जिनके साथ बनी आप उन्हीं के साथ हैं। कांग्रेस को आपने लिया नहीं। अगर बीजेपी को हराने को लेकर इतनी संजीदगी होती तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को ले लेते साथ में। मनमोहन सिंह बिना नाम की घोषणा के 10 साल प्रधानमंत्री रहे, इंद्र कुमार गुजराल रहे हों, देवगौड़ा रहे हों, चंद्रशेखर जी रहे हों, वीपी सिंह रहे हों, इनका कहां से हुआ प्रादुर्भाव? जी चलिए, आम सहमति से निकलने वाले प्रधानमंत्री थे और आम सहमति से बन के आए तो आगे भी बन जाएंगे। चलिए आ रहा हूँ राघवन जी, आपके पास भी आ रहा हूँ और आप लोगों के पास इस मामले को लेकर के अभी कोई जवाब नहीं है। हिंदुस्तान की आवाम ये भी तो सोच रही होगी ना, सीमा जी, डॉक्टर सीमा सिंह जी, हिंदुस्तान की आवाम ये भी तो सोच रही होगी ना कि दिमाग है अब हिंदुस्तान के लोगों को, जमहूरियत हमारी मैच्योर है काफी, और ऐसे में लोग अब सोचते हैं ना कि अगर हम इस तरह का इस तरह के लोगों को अगर चुनते हैं तो ये बाद में भी दिक्कत होगी। लोगों के जहन में भी तो एक चेहरा होना चाहिए ना कि देश को कौन संभाल रहा है। ये दिक्कत रहेगी क्या लोगों के बीच में? लोग इस आधार पे इस मुताबिक वोट कर रहे होंगे क्या?
देखिए इमरान भाई, मेरा जहां तक मेरे पास इंफॉर्मेशन है, आज की तारीख में हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से इतना परिपक्व हो चुका है कि उसको सेंटर और स्टेट की राजनीति में डिफरेंस करना आता है। अगर आप सुदूर दक्षिण में भी चले जाइए, कल मेरी बात आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हो रही थी, वहां का अब आदमी भी साफ साफ ये बात कह रहा है कि रीजनल पॉलिटिक्स में रीजनल पार्टी ठीक है, लेकिन नेशनल पॉलिटिक्स में पहला जो प्रेफरेंस है वो नेशनल पार्टी को जाना चाहिए। अगर आज आप नेशनल पार्टीज की बात करें तो गिनी चुनी पार्टियां हैं जो नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आती हैं। भारतीय जनता पार्टी आती है, कांग्रेस आती है, बहुजन समाज पार्टी आती है, सीपीआई आती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जब 23 मई को रिजल्ट की घोषणा होगी तो उसके बाद क्या होने वाला है। पॉसिबिलिटीज कई हैं, जिसमें एक पॉसिबिलिटी तो ये, जैसे बीजेपी दावा कर रही कि वो अपने दम पे सत्ता पे आएगी तो फिर एनडीए सरकार बनाएगी। दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बीजेपी अपने दम पे ना आए तो एनडीए के साथ मेजोरिटी में आ जाए। तीसरी पॉसिबिलिटी जिसकी बात आपने करी कि अगर पूरा एनडीए जो है 272 से कम रह जाता है तब क्या संभावना बनेगी। अभी जो हम एक गठबंधन की बात कर रहे हैं, जो आपकी मीटिंग्स वगैरह चल रही हैं, इसमें कई चीजों के अलावा कुछ मुद्दे बड़े महत्वपूर्ण हैं जिस पर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। पहली बात तो इसमें यह है कि एसआर बोम्मई का एक जजमेंट आया था और उस जजमेंट में जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि पोस्ट पोल अलायंस हम बनाएंगे, प्री पोल अलायंस तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, पोस्ट पोल अलायंस बनने के बाद अगर ये क्लेम को स्टेक करते हैं कि हमें सरकार बनाने दिया जाए, तो पहली बात तो ये कि सबसे पहले राष्ट्रपति किसको इनवाइट करेंगे अगर लोकसभा हंग रहती है तो। एसआर बोम्मई के अगर आप जजमेंट को पढ़ते हैं तो उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दे रखा है कि सबसे पहले प्री पोल अलायंस को आप मौका देंगे। तो किसी भी हालत में प्री पोल अलायंस की अगर आप बात करेंगे तो अभी के हिसाब से तो यही दिखता है कि एनडीए ही आएगी। तो उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि सबसे पहले जब मौका अगर एनडीए को दिया जाता है तो अपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के साथ हैं, इसमें कई ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती हैं जिनका एजेंडा सिर्फ ये हो सकता है ना हो कि हम सिर्फ बीजेपी को नहीं आने देंगे। मेरे कहने का मतलब है कि कई सारी ये बड़ी बात है, ये बहुत। और देखिए किंग कौन होगा ये उतना जरूरी नहीं है अभी चर्चा में, किंग मेकर कौन होगा इस पर बात करना बहुत जरूरी है। और ऐसे कई लोग हैं जो आ सकते हैं इधर, उनके अपने मफादात हैं, उनके अपने स्टेट के लिए अपनी सोच होगी और बीजेपी ऑफर कर सकती है, एनडीए उनको ऑफर कर सकता है। और एक इमरान, इसमें एक और बहुत बड़ी बात होगी इमरान भाई कि इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन लड़ करके आती हैं, कोई भी अनस्टेबल गवर्नमेंट नहीं चाहता कि सरकार गिरे और हम फिर इलेक्शन में जाएं। उस समय भी एक बहुत बड़ा जो इनका इंटेंशन होगा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, मेरे हिसाब से जरूर होगा कि वो एक ऐसे गठबंधन के साथ जाएं जो सरकार को कंपैरेटिवली स्थिरता दे सके। इसीलिए ये जो महागठबंधन है जो अभी तक शेप नहीं ले पाया है, ये पोस्ट पोल कितना शेप ले पाएगा या कितना प्रैक्टिकल होगा, ये मुझे अभी सोचना काफी मुश्किल लगता है। और मायावती जी तो खुद कहती भी रही हैं कि हमें तो मजबूर सी सरकार, इस तरह की सरकार चाहिए जो बहुत ज्यादा मजबूत ना हो। नहीं, इनके लिए सबसे मुश्किल काम पीएम के नाम पे यूनानिमसली डिसाइड करना। ममता बनर्जी सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अपने आप को प्रोजेक्ट करती हैं। मायावती जी ने आज खुद इच्छा जाहिर करी है कि अम्बेडकर नगर से हम इलेक्शन लड़ेंगे अगर ऐसा कोई सीन बनता है। अखिलेश यादव जो है कहते हैं मायावती जी को सपोर्ट करेंगे। कोई इसमें नहीं कह रहा कि हम राहुल गांधी को पीएम बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस बीइंग अ नेशनल पार्टी वो सबसे बड़ा क्लेम ठोकेगी कि प्राइम मिनिस्टर हमारा हो। तो ये झगड़ा तो निश्चित तौर पर बिल्कुल। अभी विजय कौशिक जी या इनके सारे प्रवक्ता जो हैं वो कभी नहीं कहते कि जी अखिलेश मायावती या ममता के लिए हम सोच रहे हैं। वो हमेशा कहते हैं कि सब राहुल गांधी की क़यादत में जो है एक हो जाएंगे, सब राहुल गांधी को लेकर के एक मत हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? उन लोगों ने क्या वहां भजन किया है, क्या कर रहे हैं वो वहां पर इतना जबरदस्त तरीके से बीजेपी को रोकने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं, वो कैसे हो जाएंगे? ये भी बड़ा सवाल है, ये भी बड़ा सवाल है। और हमारे साथ अजय जी भी जुड़ गए हैं, एलजेपी के तर्जुमान हैं, कौमी तर्जुमान हैं। सर खैर मकदम है, आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, प्रधानमंत्री दावे कर रहे हैं कि हम आ रहे हैं और हम पूरी तरह से आ रहे हैं, हम शपथ लेने जा रहे हैं। इधर 21 पार्टियां अपना लास्ट जो वोटिंग है उसके बाद मिलने वाली हैं और रिजल्ट से पहले अपनी चर्चा तैयार कर रही हैं और इन लोगों ने खुला कर दिया है कि हम अपनी कोशिश जारी रख रहे हैं। तो इनकी इस कवायद को आप लोग कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं एनडीए का हिस्सा हैं और कवायद आप लोग भी कर रहे होंगे। वो प्रधानमंत्री जो दावा करना है करें, लेकिन कुछ असलियत तो आप लोगों को भी पता ही होगी। नहीं इमरान भाई, मैं 2-3 बातें यहाँ पे तमाम कुछ लोगों को सुन रहा था यहाँ पे आपके पैनल पे जो मुअज़्ज़िज़ लोग मौजूद थे। कोई इफ बट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। एक ऑप्शन है
मोदी है तो मुमकिन है, हम सरकार बना रहे हैं। जहां तक विपक्ष का सवाल है, उनकी कवायदों का सवाल है, तो चर्चा में बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि 23 मई के बाद ईवीएम पे सवाल उठेगा, इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठेगा, उन सब की तैयारी, एक स्वर में बोला जाना, ये सब कर रहे हैं वो। मैं जहां से आता हूं, जिस प्रदेश से, जहां मेरी पार्टी का अच्छा खासा पकड़ है, जैसे हम भी राष्ट्रीय पार्टी हैं, लेकिन जहां पकड़ है जिससे हम जाने चाहते हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है, आपके यहाँ भी होगी उत्तर प्रदेश में, न सूत न कपास जुलाहे में लट्ठम लट्ठा, ओठे कचहर गांठे तेल। ये पेड़ पे अभी कटहल लगा नहीं और यहाँ हम तेल लगा तैयार हो रहे, सब्जी बनेगा, खाएंगे खाएंगे। वही विपक्ष का हाल है। इससे ज्यादा मुझे इनके लिए कुछ नहीं कहना। क्या मोदी जी का ये हाल नहीं ने इन अवसरवादियों की राजनीति, इसका विरोधाभास, इसका महामिलावट, कुछ कहना चाह रहे हैं विजय जी को? कुछ ऐतराज है आपकी बात में? बोलिए विजय जी। बड़ी स्पष्ट बात है, इन्होंने जितनी बातें कही है मोदी जी के लिए कही है, क्योंकि वो तो अभी से तेल मालिश करके और पूरा सज धज कर बैठे हैं। हम तो प्रधानमंत्री, भैया मैं दूल्हा हूँ और मैं दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहा हूँ। कैसे घोषणा कर सकते हैं वो पहले से ही? मुझे ये बताइए। जी चैनल को इंटरव्यू में अरे वो चेहरा है, वो तो एनडीए का भी चेहरा है सर्वसम्मति से, बीजेपी और एनडीए का सर्वसम्मति से चेहरा है ना, तो वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं ना। कैसे? कहाँ क्या कोई ऑप्शन है? मेरा कहने का चलिए इस पर मैं और बात करता हूँ। विजय जी इस पर मैं और बात करता हूँ। अरे वाह, बड़ा अच्छा। देखिए अजय जी, विजय जी, वाह, अजय विजय, वाह, ये भी एक कमाल हो गया। देखिए एक छोटा सा वक्फा मैं यहाँ पर ले रहा हूँ।